बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 35 CISSP आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आज हमने पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। और सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन के को 80% कंप्लीट कर सकेंगे आज। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज एन असर्शन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, कि भाई पर्सन कहाँ पर है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये क्या है, कौन है। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल, कि भाई कोई आके कहता है हाँ भाई मेरा नाम काशिफ है, तो ये जो काशिफ है इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, अगर दो काशिफ हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम, काशिफ 01 काशिफ 02 कर देंगे। यूज़र को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई। ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट करना इज़ अ सेपरेट प्रोसेस, जिसमें हम उससे पिन नंबर पूछेंगे, उसका पासवर्ड पूछेंगे और कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेशन, द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस। हाँ जी, तुमने कहा तुम काशिफ हो, तुमने मुझे अपना पासपोर्ट दिखाया, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया। और उसके बाद ऑथराइजेशन, हाँ जी अब तुम मेरे लिविंग रूम में आ सकते हो। ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस हो गए, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, जिस तरह मैंने कहा 2 काशिफ हुए। ठीक है, अगर 2 काशिफ जो से हैं एक मुल्क के अंदर रहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सिमिलर हुई तो उनका पासपोर्ट नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये यूनिकनेस होगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन वैलिडिटी प्रोवाइड करती है कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, इसका अकाउंट स्टिल वैलिड है हमारे सिस्टम में, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा यूज़र है। और ऑथराइजेशन के इसे किस किस्म की चीज़ों पे एक्सेस देनी है। आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़र आईडी हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, पर्सनल पिन नंबर हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आईटी। मगर आपको याद है CISSP आईटी के अलावा भी डिस्कस करती है। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैजेस हो सकते हैं, कि विजिटर है उसे पर्पल कलर का बैज दे दिया ताकि सिक्योरिटी गार्ड दूर से ही देख ले। ठीक है, रेड कलर का बैज दे दिया जी रिप्रेजेंटेटिव्स को, ब्लैक कलर का बैज दे दिया जो सिक्योरिटी लेवल 5 पे हैं, तो उनको देखते साथ दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा वैलिड है, ये इनवैलिड है। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन बैजेस की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि हर बंदा हर वक्त नहीं पहनता, जेब में डाल के फिरते हैं। ठीक है, प्रोसेस इज फेल टू ऑफन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अक्सर फेल हो जाता है। आपने देखना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना क्रिटिकल है ये प्रोसेस। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है बैंक में काम करते थे तो वहाँ पे जो फिजिकल सिक्योरिटी वाले थे वो बड़े टाइट थे। वो किसी बंदे को भी बैच देखते थे, जानते थे आपको बाय नेम, जानते थे आपको, उठा के सिक्योरिटी रूम में ले जाते थे। मेरे साथ अक्सर होता था, मैं बैच ही लिए बगैर ही फिरता रहता था। तो अक्सर मुझे वो ले जाते थे वहाँ पे, फिर मेरे मैनेजर को कॉल करते, मेरा मैनेजर वापस ये लेकर आता था। एक दफ़ा कंप्यूटर रूम के अंदर हम काम कर रहे, केबलें शेबलें कहीं ख़राब हुई हुई थी, ATM नेटवर्क डाउन हुआ था, भागते फिर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड आया, पकड़ के ले गया 2 इंजीनियर्स को। वो इंजीनियर किधर है, नेटवर्क डाउन हुआ हो जी, मैनेजर आएगा छुड़ाएगा उन्हें तो फिर वापस आएंगे, जानते थे बिल्कुल। ठीक है, वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने वो गले में जैसा पटा डाला होता है उस तरह डाल के फिरते थे। ठीक है, एक्सेस बैज और स्वाइप कार्ड, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर बैज को ही एक्सेस कार्ड के तौर पे यूज़ कर लिया जाए तो फिर जो आईटी के लोग हैं वो हमेशा अपनी जेब में लेके फिरेंगे, क्योंकि कंप्यूटर रूम में जाने के लिए उन्हें स्वाइप करना पड़ेगा या डाटा सेंटर में जाने के लिए। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है, आपका मैक एड्रेस आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, आपका IP एड्रेस आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये जिस तरह आपका RFID है ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। ये सिग्नल सेंड कर रहा होता है बड़े वीक किस्म के, और उसके उसके पास आपके पास जो रीडर होता है RFID वो डिटेक्ट कर सकता है आपके पेशेंट्स के अंदर है। अच्छा, RFID के अगेंस्ट बहुत सारे अटैक्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक टूल यूज़ होता था RF डंप, कि आप RFID उसके पास अपने आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए और उस PC के साथ कनेक्ट हो और उसमें RF डंप चल रहा हो तो वो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है और क्लोनिंग भी कर सकता है। फिर अगर क्लोन हो तो उसके फिर बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि हम किस किस्म की इंक्रिप्शन यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटली डिफरेंट साइंस, मगर RFID इज़ वल्नरेबल टू द अटैक। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सिग्नल सेंड कर रहा है तो आपने मेक श्योर करना है वो इनक्रिप्टेड हो। ठीक है, इसी तरह SID विंडोज़ के अंदर यूज़ होता है। अगर आप में से किसी को पता है ये SID किस लिए यूज़ होती है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन का। ये माइक्रोसॉफ्ट का वे ऑफ आइडेंटिफाइंग है। ठीक है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ईच एंटिटी है शुड हैव SID। तो ये यूज़र अकाउंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है ना उसकी 500 ID होती है। तो इससे जब हैकर्स SID डंप करता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की हैश वैल्यूज़ के साथ, तो अगर वो 500 हो तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि इसको मैंने क्रैक करनी, क्योंकि इसके पास फुल राइट्स ऑन द प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब आइडेंटिटी तो होगी आपके पास 100 यूज़र या 500 यूज़र या 50,000 यूज़र, अब उन्हें रखना भी तो है।
उनकी पासवर्ड मैनेजमेंट भी करनी है, ठीक है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, सेल्फ पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो, अकाउंट मैनेजमेंट मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग कि भाई यूज़र आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर हमें बताएगी ना, एचआर ने हमें बताया कि ये बंदा आ गया तो उसका अकाउंट बनाया जाएगा, उसकी तमाम डिटेल्स उसके अंदर एंटर की जाएंगी, जिसे हम प्रोफाइल मैनेजमेंट का पार्ट कह देते हैं, ठीक है, कि नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। क्यों इसकी प्रोफाइल मैनेजमेंट की ज़रूरत है? कल को मैं कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, मैं कल को फ़ोन करके हेल्प डेस्क को बताता हूँ कि भैया मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। हेल्प डेस्क को क्या पता है मैं कौन हूँ? अगर हेल्प डेस्क को पता हो कि मेरी मेरी प्रोफाइल मैनेजमेंट अच्छी हुई है तो मैं पूछूंगा हाँ जी आपका फ़ोन नंबर क्या है और आप अपना ज़रा घर का एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करें। तो जैसे ही वो वेरीफाई करेगा तो फिर आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजे आई नो 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन फिल्ड इन प्रॉपरली। हमें अच्छी तरह याद है हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करनी थी और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडी के साथ लिंक होनी थी और एडी से वो तमाम एट्रीब्यूट्स उसने कलेक्ट करने थे जो भी यूज़र अकाउंट्स के थे, और उनमें से एक एट्रीब्यूट जिसकी हमें ज़रूरत थी वो टेलीफोन नंबर था ताकि वो एसएमएस कर सके। अब ये पता चला जी एडी में जी किसी बंदे का मोबाइल नंबर ही इन्होंने ऐड किया, तो एक हेल्प डेस्क वाला ऑपरेटर जो सा 1 महीने के लिए रखा हम लोगों ने, वो सिर्फ टेलीफोन नंबर ऐड करता था। डायरेक्टरी मैनेजमेंट इंश्योर द स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी और सेंट्रलाइज लोकेशन होनी चाहिए, सेंट्रलाइज कलेक्शन हो रही है इन्फॉर्मेशन की और आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका यूज़र ने अगर 3 एप्लीकेशंस पे लॉगिन करना है तो उसे 3 डिफरेंट पासवर्ड अपने पास स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ हम एक पासवर्ड दे दें और वो लॉगिन हो सिस्टम के अंदर, उसके बाद जिस एप्लीकेशन में जाए तो वो काम करें। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल काम करने के मौका मिला तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता था डॉक्टर्स को पासवर्ड नहीं याद रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलने का मौका मिला, डर ही लगता था कि उनके पास जाते हुए कभी जाना पड़े। तो खैर एनीवे पेशेंट्स को पता नहीं कैसे ट्रीट करते होंगे, वो डील करते होंगे। तो इनिशियल लॉगिन जो यूज़र होता है वो लॉगिन करता है डेटाबेस एप्लीकेशन पासवर्ड के लिए। ठीक है, मेरे डायरेक्टरी सिस्टम में हो गया, एडी में हो गया। लॉगिन होने के बाद वो जिस भी एप्लीकेशन को अटैच करता है एप्लीकेशन बैक एंड पे वेरीफाई कर लेती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर अवेलेबल, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे, आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम। ठीक है, तो एप्लीकेशन बी, एप्लीकेशन सी, यूजर ट्राइज टू लॉग ऑन टू द लोकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम एसएसओ डेटाबेस। तो सिंगल साइन ऑन डेटाबेस से आ जाता है। एफिशिएंट लॉग ऑन प्रोसेस होना चाहिए, नो नीड फॉर द मल्टीपल पासवर्ड। अब यूजर मल्टीपल पासवर्ड नहीं रखना, यूजर के पास एक पासवर्ड होगा तो पॉसिबिलिटी है यूजर के पास स्ट्रॉन्गर पासवर्ड होगा और सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, आपको पता है कि सारे आपके यूजर ने पासवर्ड यहाँ पड़े हुए, यहाँ से डिनाई करेंगे सारी एप्लीकेशंस डिनाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक जो चीज़ जो इस पे एडी जो सा है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इसका खरबरोस। खरबरोस आपको पता होगा, 3 हेडेड डॉग इन ग्रीस, मैं 3 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एडी ऑथेंटिकेशन या खरबरोस ऑथेंटिकेशन, लेट्स से खरबरोस कैसे काम करती है कि जो यूज़र है वो लॉगिन करता है, एक बड़ा सेंटर होता है जिसे कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसके 2 सिस्टम होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर, द अदर वन इज कॉल्ड टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ठीक है, यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, आई एम जॉन, आई हैव अ टिकट फॉर गेटिंग टिकट। ठीक है, कि टिकट दे दूँ मुझे टिकट लेने के लिए, हेयर इज अ टिकट ग्रांटिंग टिकट इंक्रिप्टेड विद जॉन सीक्रेट की, जो कि जॉन का पासवर्ड है। ठीक है, तभी जॉन उसे खोल सकता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है, उसको टिकट ग्रांटिंग टिकट मिल जाता है। अब ये जो टिकट है ये सॉर्ट ऑफ अ पासपोर्ट। ठीक है, ये पासपोर्ट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उससे होम ऑफिस ने या गवर्नमेंट ने उसे दे दिया। अब वो टिकट ग्रांटिंग सिस्टम के पास जाता है और उसे कहता है हेयर इज़ माई टीजीटी, कुड आई हैव अ टिकट फॉर अ सर्विस ए, कि मैंने ये जो सर्वर ए है इस पर सर्विस यूज़ करनी है, क्या उसका टिकट है। बैक एंड पे वेरिफिकेशन हो जाती है ऑथराइज्ड है या नहीं, और उसको हेयर इज़ अ टिकट फॉर अ सर्विस ए का टिकट मिल जाता है, और हेयर इज़ माई टिकट लेट मी यूज़ योर सर्विस। ठीक है, और वो ये जो सा टिकट ए है वो उसे दे देता है। ठीक है, टीजीटी मेरा वैलिड होता है 8 से 9-10 घंटे के लिए, उसके बाद मुझे दोबारा रीअथेंटिकेट करना पड़ता है। ठीक है, थ्रू माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक हो गया, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें, दिस इज़ हाउ योर खरबरोस सिस्टम वर्क। आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में उसने लिखा हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मुझे ये बेस्ट डायग्राम मिली। मैं हमेशा खरबरोस डिफाइन करने के लिए ये देता हूँ क्योंकि लोग केडीसी, टीजीएस, टीजीटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। टिकट ग्रांटिंग टिकट आपका मेन टिकट है जो आपको हर दफ़ा टिकट ग्रांटिंग सिस्टम के पास या सर्वर के पास भेजना पड़ता है और वो आपको एप्लीकेशन के हिसाब से टिकट दे देता है। से फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रिंट सर्वर यूज़ करना है तो मैं टीजीएस के पास जाऊंगा, उसे कहूँगा प्रिंट सर्वर यूज़ करना है, प्रिंट सर्वर देते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडी। ये खरबरोस आपका सेंट्रलाइज्ड एडी को रन कर रहा होता है। ठीक है, ये खरबरोस की एग्जांपल आपकी बुक में है। स्टेप 1 क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सर्व्स सेंड्स अ टिकट एंड सेशन की, जिसे हम टीजीटी कह रहे हैं।
ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन टिकट ग्रांटिंग सर्वर रिटर्न्स एंड एप्लीकेशन टिकट, और क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हो जाती है। ज़ाहिर है उसमें वो टिकट प्रीशीट की इनक्रिप्ट करके भेज रहा होता है, वो एप्लीकेशन सर्वर खोल सकता है उस टिकट को, क्योंकि वो बैक एंड पे टिकट ग्रांटिंग सिस्टम से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद आ जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप आजकल के दौर में हर चीज़ मल्टी फैक्टर है। अगर आप में से किसी का जीमेल का अकाउंट मल्टी फैक्टर नहीं है, शेम ऑन यू, मल्टी फैक्टर। हॉटमेल मल्टी फैक्टर, पेपाल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इवन यहाँ तक कि आपके जो ब्राउजर्स में जो पासवर्ड सेव हो रहे हैं उसके ऊपर भी आपको मास्टर पासवर्ड लगाना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया हुआ और आप अपने ब्राउज़र में हर चीज़ सेव करते हैं तो आपका अगर विंडोज़ का क्रेडेंशियल कंप्रोमाइज़ हो गया तो वो आपके ब्राउज़र से सारे क्रेडेंशियल्स ले जाएगा, उसमें आपके तमाम फेसबुक के अकाउंट्स भी पड़े हुए हैं। अगर आपने फेसबुक 2 फैक्टर नहीं की हुई, मार पड़ेगी आप लोगों को, फिर आप CISSP पढ़ने के लिए डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, आप सिक्योरिटी कॉन्शियस होने चाहिए जस्ट इन केस। ठीक है, और अगर आप रास्ते में पड़ी कोई भी USB उठा के प्लग इन कर लेते हैं तो आप पहले दिन फायर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंगल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सिंगल ऑथेंटिकेशन क्या, यूजर ने पासवर्ड दे दिया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या कि सेकंड फैक्टर यूज कर लिया, थर्ड फैक्टर। ठीक है, तीन किस्म की ऑथेंटिकेशन है। समथिंग यू नो, पासवर्ड या पिन नंबर। समथिंग यू हैव लाइक अ स्मार्ट कार्ड। समथिंग यू आर, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट। कि कोई चीज़ आप जानते हो, कोई चीज़ आपके हाथ में है और कोई चीज़ आप खुद हो। ठीक है, वर्चुअल MFAs, वर्चुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि एंड्रॉयड के गूगल ऑथेंटिकेटर, आईफोन के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ होता है, ब्लैकबेरी में और विंडोज़ फ़ोन के अंदर सिंपल ऑथेंटिकेटर ऐप है। हार्डवेयर MFAs क्या हो सकते हैं, आपके हार्डवेयर टोकन्स जो आपको दे दी जाती है, आपकी कंपनी अक्सर देती है, कुछ कंपनीज देती हैं, आजकल तो सब नहीं बंद कर दिए। ठीक है, हार्डवेयर टोकन बहुत रेयर ही यूज़ हो रहा होता है आजकल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बायोमेट्रिक, समथिंग यू आर। हम यानी ये वाली बात कर रहे हैं, समथिंग यू आर। दैट 2 टाइप्स ऑफ फेलियर इन बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स दो हैं, फॉल्स रिजेक्ट एंड फॉल्स एक्सेप्ट। फॉल्स रिजेक्ट ये कि मैं ऑथोराइज बंदा हूँ, मैं डाटा सेंटर जाता हूँ, अपने फिंगरप्रिंट देता हूँ या रेटिना स्कैन कराता हूँ या आइरिस स्कैन कराता हूँ। ठीक है, ये 2 कन्फ्यूजन है, आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीपिंग द प्रोटेक्टेड एरिया एक्स्ट्रा सिक्योर। हाँ जी, अथेंटिकेट नहीं किया मुझे, हालांकि मैं ऑथोराइज यूज़र हूँ, क्यों नहीं अथेंटिकेट किया? एक लिहाज से तो अच्छा है कि एक्स्ट्रा सिक्योर है, बट इट इज़ इनटॉलरेबल फ्रस्ट्रेशन फॉर द यूज़र। यूज़र के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन है और स्कैनर डज नॉट रिकग्नाइज हिम। तो क्या करेगा, वो डिले हो जाएगा, पता नहीं कितनी इमरजेंसी काम के लिए उसने डाटा सेंटर जाना था। फॉल्स एक्सेप्टेंस, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि बंदा काशिफ नहीं था, मगर काशिफ से मिलता जुलता था और वो डाटा सेंटर में घुस गया। ठीक है, तो फेलियर रेट कैन बी एडजस्टेबल बाय चेंजिंग द थ्रेशोल्ड। हाउ क्लोज इज क्लोज एनफ, कि आप फॉल्स रिजेक्ट वाली साइड पे जाना चाहते हो या फॉल्स एक्सेप्ट वाली साइड पे जाना चाहते हो, किस के दरमियान घूमना चाहते हो। यानी कुछ यूं की आपके पास बार हो अगर, ठीक है, और अगर आपने मेन एंट्रेंस पे जाना हो तो आप थोड़ा सा इस साइड पे अपनी बार एडजस्ट कर लेते हो। अगर कंप्यूटर रूम के अंदर जाना हो तो आप थोड़ी सी इस साइड पे बात करना। अगर लॉकर के अंदर जाना चाह रहे हो तो जिसमें पैसे पड़े हुए हैं तो वो बार आपकी कहीं यहाँ पर होगी, शायद इसी साइड पर ही हो बार। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट करना होता है जिसे हम थ्रेश होल्ड एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फेशियल रिकग्निशन आ गया। फेशियल रिकग्निशन हम सबको पता है, फेशियल रिकग्निशन क्या है कि आपका मूड सारा कुछ देख लेता है। ठीक है, एक दूसरी टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है, इज़ अ हैंड ज्योमेट्री। ये इसमें मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कंप्यूटर रूम पे लगाया हुआ था ये, दैट वाज इंटरेस्टिंग थिंग। अब मेरे ख्याल में अब यूज़ नहीं होता। तीसरी चीज़ हो जाती है रेटिना या आइरिस स्कैन। अच्छा, रेटिना और आइरिस स्कैन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये जो आइरिस स्कैन है ना, ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपका आइरिस स्कैन है, ये पीपल और उसके दरमियान ये आइरिस है आपका। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये आपका आइरिस है। ठीक है, ये तो पीपल है, इसके दरमियान का ये जो एरिया, ये जो मैंने कलर कर दिया है ना, ये सारा आपका आइरिस है। ठीक है, और ये 2 बंदों का यूनिक नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है आपका आइरिस स्कैन है, आइरिस स्कैन बहुत कॉमन है। ठीक है, अगली टाइप जो स्कैन की है वो व्हाट इज़ कॉल्ड रेटिना स्कैन, जो आपकी ब्लड वेसल्स आपकी आँख के पीछे होती हैं उनको देखती हैं। अच्छा, ये जो सा है ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। इसके ऊपर थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं कि यार ये अगर आई साइट चेक करती है तो हम कितने फ्रीक्वेंटली, क्या मैं रोज़ ये कर सकता हूँ तो पता चले 1 महीने बाद मेरी आई साइट वीक हो जाए या मैं अंधा हो जाऊँ तो और दूसरा मसला इसके अंदर ये कि रेटिना को स्कैन करने के लिए इसको 15 से 20 सेकंड चाहिए। ठीक है, 15-20 सेकंड कौन कौन सा बायोमेट्रिक सिस्टम है जो रिक्वायर करता है, तो दिस इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। तो अभी मुझे नहीं पता ये मार्केट में आना शुरू हुआ है या कुछ सेलिंग पॉइंट है, या इसका जो सा है वो थ्रेश होल्ड जो सा इतना अच्छा है कि लोग कहें यार इसी से फाइनेंशियल सेफ खुल सकता है, और फिर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन माई आइज़ क्या हैं वो अभी तक कोई इतना क्लियर नहीं है। उसके बाद जो सा है सिग्नेचर डायनेमिक्स, कि मैं अपना सिग्नेचर जो सा है वो कैसे करता हूँ। ठीक है, कितनी स्पीड से करता हूँ,
वेस्कुलर पैटर्न, ये एक नई चीज़ है, ठीक है, ये पहले सीसीएनए में नहीं थी, कि आप अपना हाथ रखते हैं और हाथ के अंदर जो आपकी वेन्स का जो स्टाइल है या वेन्स का जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी बेस पे आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है। की स्ट्रोक डायनामिक्स, कि मैं ये वर्ड कैसे लिखता हूँ, ठीक है, आई लव उर्दू IT अकेडमी, हम सब अगर लिखेंगे तो हम सब का पैटर्न डिफरेंट होगा, मगर इसमें जो है फॉल्स पॉजिटिव रेशियो जिसे हम फॉल्स एक्सेप्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद आ जाता है जब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो अकाउंटेबिलिटी के लिए भी यूज़ होगी, कि अगर यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ये काशिफ है, ये काशिफ है, और ये, तो मुझे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन भी चाहिए। ये ना हो कि काशिफ का पासवर्ड जो सा मंडे 123 हो, कोई और भी वो अकाउंट यूज़र ने पासवर्ड यूज़ कर ले, कल को मुझे पकड़े, मैं कहूँ जी मुझे पासवर्ड ही मंडे 123 और मुझे चेंज करने की भी परमिशन नहीं थी, मैं तो नहीं मानता ये मैं था, ठीक है। यूज़र ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यूज़र को डराओ धमकाओ कि भाई अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना। मुझे अगले दिन एक बंदा कहता है यार आप IT वालों तो सबके पासवर्ड देख सकते हो, मैं क्या नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको ट्रेनिंग अवेयरनेस से जो सा ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, भैया आपके पासवर्ड कोई IT नहीं देख सकती, ठीक है, आपके पासवर्ड कोई नहीं देख सकता। ये मैं यूज़र ट्रेनिंग अवेयरनेस को 3 साल से कंपनीज़ के अंदर करा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। कंप्रिहेंसिव टाइमली एंड थॉरो मॉनिटरिंग के, उसके अंदर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि कौन सा बंदा 5 बजे के बाद लॉगिन होता है। लाइक अगर आपकी कंपनी में कोई रिमोट डेस्कटॉप कर रहा है रात के 12 से सुबह 4 बजे के दरमियान, तो कौन है भाई, किसको इतना वर्कहोलिक है, ठीक है। एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ऑडिट लॉग, कि आपके पास ऑडिट लॉग्स हों टेम्पर प्रूफ, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हुए में हो आपकी जो भी प्रोसेस आपके हैं। पॉलिसीज एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी, के पॉलिसीज़ हों जो अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करें कि कौन कौन बंदा अकाउंटेबल है इस तरह के काम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी, फिर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, अगर लेड बैक एटीट्यूड है, मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते बीइंग अ CISSP। क्रेडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा क्रेडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। कीप अ हिस्ट्री, अब मार्केट में बहुत सारे हैं जिनमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके हैं, कीप अ हिस्ट्री, एनफोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एफर्टलेस जनरेट अ पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड जनरेट करना है खुद ही जनरेट करके दे दे, ठीक है, लाइक अमेजोन का IAM, ठीक है। फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल, लिमिट द एक्सेस, आप एक्सेस लिमिट भी कर सकते हो, ठीक है। ग्रैनुलर कंट्रोल लगा सकते हो कि हाँ भाई फेसबुक खोल सके मगर फेसबुक चैट ना खोल सके ठीक है। कीप ऑल पासवर्ड सेफ, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस, कि अगर डिज़ास्टर हो जाए और ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाए तो मेरे ये तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं ये सेफ रहें, ठीक है। ऑलवेज ऑन ऑलवेज अवेलेबल, सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर रिकवरी, कीप कंट्रोल ऑफ क्रेडेंशियल्स, कि क्रेडेंशियल जो पड़े हुए हैं उनका कंट्रोल भी हो, ये ना हो कि कोई बंदा घुस के सारे क्रेडेंशियल लेके चले जाए। ट्रैक एंड ऑडिट एक्सेस, ठीक है। रिस्क फैक्टर यही है कि अगर आपके क्रेडेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर आपके तमाम यूज़र नेम पासवर्ड्स ले गया सारे, ठीक है, या आपकी जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है। विंडोज़ क्रेडेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव द क्रेडेंशियल फ्रॉम द सर्विस, कि एक सर्विस से आपने कोई क्रेडेंशियल रिसीव किए, ठीक है, एंड सिक्योर दैट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन टारगेट, के दोबारा ऑथेंटिकेशन टारगेट करना है, ये क्रेडेंशियल मैनेजमेंट विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरे ख्याल में हमारा लास्ट टॉपिक है, आइडेंटिटी एज अ सर्विस, क्लाउड पे चलेगी। कंपनीज कहती हैं आप परेशान ना हो, हम आपकी आइडेंटिटीज़ मैनेज करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ हमें यूज़र अकाउंट देते जाएं, हम आपकी आइडेंटिटीज़ मैनेज करते हैं। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गई, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आ गई, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो आइडेंटिटी एज अ सर्विस, ठीक है। अगले दिन मिला गेम एज अ सर्विस, गैस प्लेटफॉर्म, ठीक है, आइडेंटिटी एज अ सर्विस, ठीक है। आई ऑफर मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन और डिजिटल आइडेंटिटी, आपकी कंपनी में जितने यूज़र अकाउंट है सबको मैनेज करेंगे, सबके पासवर्ड रखेंगे, सबकी ईमेल एड्रेस, सबके टेक्स्ट मैसेजेस, और फिर अगर किसी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी तो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। एक कंपनी है ऑक्टा, गूगल इट, आप लोग फाइंड आउट करें क्या हो कि विंडोज़ के साथ जब इंटीग्रेशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार मेरे कंपनी अगर ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रही है, मेरी कंपनी अगर गूगल ड्राइव यूज़ कर रही है, तो उन्हें बार बार जाके गूगल ड्राइव पे अकाउंट ना बनाना पड़े, उनका जो AD में अकाउंट बना वही ये काम कर रहा हूँ, उसके लिए SAML प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और उसके बाद वो तमाम मेरी एप्लीकेशन, ठीक है, अगर मेरी CRM एप्लीकेशन है, कोई ERP एप्लीकेशन है, ईमेल ऑफिस 365 है, और बाकी चीज़ें हैं, तो अगर मैंने सिर्फ यूज़र को एक अकाउंट दिया तो वो इन तमाम में लॉगिन हो सके, सिंगल साइन ऑन भी कह सकते हैं, मगर इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, कैन बी एन आइडेंटिटी एज अ सर्विस। और भी बहुत सारी कंपनीज इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं,
ठीक है, ये आज हमारा बेसिकली आइडेंटिफिकेशन की टाइप कंप्लीट होगी। आप अटैक्स ऑन आइडेंटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। उर्दू IT अकेडमी के क्विज इंजन पे काफ़ी CISSP के मेरे ख्याल में क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं हमारे बंदे ने, तो ट्राई टू टेम्प्ट इट। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।